हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद समझने से पहले हम संज्ञा की परिभाषा समझ लें। संज्ञा हम किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, गुण, स्थिति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सरल अर्थ यदि इसमें जाने तो क्या अर्थ होता है कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं हम उन्हें जिस नाम से जानते हैं वह संज्ञा कहलाती है। यानी संसार में किसी भी चीज़ को देखते हैं जब हम, तो उसका कुछ न कुछ तो नाम होता है। जिस नाम से हम उसे पुकारते हैं वह व्याकरण में संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र देखिए। इस चित्र को देखते ही हमारे मन में यह नाम आ जाता है कि यह लड़के का चित्र है। दूसरा चित्र देखते ही कौन सी संज्ञा ध्यान में आ जाती है? कौन सा नाम ध्यान में आ जाता है? लड़की। इसके बाद जब हम इस चित्र को देखते हैं तो इस चित्र को देखते ही हमारे सामने यह जो चित्र आया है उसका नाम तुरंत हमारे सामने आ जाता है कि यह है पेड़। अब यह जो चित्र है इसको देखते ही हम इसका नाम बता देते हैं कि यह है किताब और यह है घर। यानी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनका जो नाम है व्याकरण में हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो इन संज्ञाओं के भी अनेक भेद होते हैं। तो अब हम भेद पढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इसके बाद जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में विभक्त किया है। पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक। यानी पहले तो संज्ञा को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया, फिर जातिवाचक संज्ञा को भी और 2 भागों में विभक्त किया गया है। कहीं कहीं संज्ञा के 5 भेद भी बताए जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 5 जब 5 में से पूछा जाएगा तो इनको 5 अलग अलग में बताएंगे, परंतु यदि 3 संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं तो 3 भेद यही है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा के ही वर्गीकरण हैं। तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक नाम में ही स्पष्ट है कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में कहा जाता है। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द होते हैं ये। यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में। अब यह जो लड़की है, जब तक हमें इसका नाम पता नहीं है तब तक यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जैसे ही हमें पता चल गया कि इसका नाम है गीता तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद जब हम इस पुरुष को देख रहे हैं तो जब तक हमें इसका नाम पता नहीं है तब तक यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हमें जैसे ही इसका नाम पता चल जाता है तो यह है राजीव। जब हम लड़की कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। लड़की का नाम है गीता, यह गीता है, इसकी पहचान है इसके नाम से, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इस आदमी की पहचान है उसका नाम, यह है राजीव, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर एक किताब है, लेकिन यह विशेष किताब किसी एक किताब के बारे में कही गई है। यह है रामायण की किताब, इसलिए रामायण की किताब कहने से किसी दूसरे किताब का बोध नहीं होता है, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। यहाँ पर यह जो हाथी है यह विशेष हाथी है। हाथी कह देंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। यदि उस हाथी का हमने नाम दिया है ऐरावत, यह ऐरावत इस हाथी की
पहचान है, उसका नाम है, तो विशेष व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का नाम जो होता है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया। अब हम समझते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा यानी किसी चीज की जाति बताने वाला, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यह जो लड़का है, इसका यदि हमें नाम पता नहीं है तो हम इसे क्या कहेंगे? लड़का। यह लड़का दूसरा कोई भी हो सकता है, यह राजीव भी हो सकता है, यह मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है। जब तक उसका नाम नहीं पता, यह लड़के की जाति बताता है, इसलिए यह जातिवाचक है। यहाँ पर एक लड़की की तस्वीर है, जब तक हमें इसका नाम पता नहीं है तब तक यह जातिवाचक संज्ञा है। यह सीमा हो सकती है, यह गीता हो सकती है, इसका नाम आर्या हो सकता है, कुछ भी, लेकिन जब हमें नाम नहीं पता है तो यह लड़की यानी लड़की शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ देखिए हाथी, इसका कोई नाम नहीं है, यह हाथी यानी यह भारत का हाथी हो, अमेरिका का हाथी हो, कहीं का भी यह हाथी हो तो यह जातिवाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि संसार में हर देश में हर जगह हाथी पाए जाते हैं, तो इसका विशेष नाम नहीं है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। तो यह है हाथी। इसके बाद हम देखें, यह देखिए आप, यहाँ पर सब्जियां हैं, तो अब कोई विशेष सब्जी यहाँ पर नहीं, सब्जियां हैं तो सब्जी भी जाति का ही बोध कराती है, चाहे वह कोई भी सब्जी हो वह जाति का बोध करा रही है। सब्जी कहने से आलू, प्याज, टमाटर जो भी है वो सारी सब्जी जातिवाचक संज्ञा में है। यहाँ देखिए फल की टोकरी है, तो यह भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। यह फल कहीं का भी हो, कोई भी फल हो, यह अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, चाहे वो सेब हो, अंगूर हो, केला हो, यह सब अपनी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए यह है पर्वत। पर्वत कहने से कोई भी पर्वत हो सकता है, वह एवरेस्ट भी हो सकता है, वह विंध्याचल भी हो सकता है, दूसरे पर्वत भी हो सकते हैं। तो यह पर्वत कहने से पर्वत की जाति का बोध होता है। तो जातिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिससे किसी भी व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ का उसकी जाति का हमें पता चलता है, तो वो जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे ही हमें उसके विशेष नाम का पता चल जाता है तो वो व्यक्तिवाचक हो जाती है। यदि हमें लड़के के नाम का पता चल जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लड़की के नाम का पता चल जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो इसलिए जब तक नाम नहीं कहा जाता वह जातिवाचक होती है, कि पूरे लड़के, लड़कियों, नर, मनुष्य, औरत, इनकी जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। इसके बाद हम देखें जातिवाचक संज्ञा का जो पहला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, यह भी जातिवाचक संज्ञा में ही आता है, लेकिन इसमें द्रव्यवाचक में कुछ विशेष चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखना है। जो शब्द किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हों उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसी चीजें, संसार में जो चीजें होती हैं, जैसे पानी, पानी यह तरल पदार्थ है, तो यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर इसके बाद देखिए लकड़ी, लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद लोहा, लोहा भी
द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको जो है पीट कर इसका आकार बदल कर बनाया जा सकता है, तो इसलिए इसे भी हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद अगला चित्र है कोयले का, यानी इस कोयले के को भी हम जो है आकार इसका बदल सकते हैं, यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तेल भी जो है तरल पदार्थ है, तो यह भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बाद हीरा भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। और जितने भी अनाज होते हैं वो सारे के सारे अनाज भी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आते हैं। यानी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? धातु अधातु, यानी मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, लिक्विड, सॉलिड, ये सारी चीजें जो होती हैं यह द्रव्यवाचक संज्ञाओं में गिनी जाती हैं, तो इसलिए इन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूह नाम में स्पष्ट है, समूह यानी ग्रुप। जब हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, किसी ग्रुप का नाम दिया जाता है, यानी किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जब व्यक्ति अकेला होता है, उसका कुछ नाम होता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जब उसका नाम पता नहीं है तो वह अपने तरह की पूरी जाति का बोध कराता है। और जब कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो कई लोगों के इकट्ठा होने से, जैसे हमारा परिवार में एक व्यक्ति नहीं होता, परिवार में कई लोग होते हैं, तो वो सभी लोग मिलकर एक साथ परिवार कहलाते हैं। तो फैमिली नाम है, परिवार नाम है, कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह है। और ये कौन से लोगों का समूह है? परिवार के लोगों का, तो इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा देखें, सेना में कई सैनिक होते हैं, कई सैनिक मिलके सेना की टुकड़ी बनती है, तो सेना कहने से भी समझ में आ जाता है कि यह समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद यहाँ देखिए पक्षियों का यह झुंड है। यहाँ पर एक पक्षी नहीं है, अनेक पक्षी हैं। जब अनेक पक्षी एक साथ हैं तो उसे हमने नाम दिया है झुंड, यह भी समूहवाचक है। इसके बाद देखिए यह नोट है, लेकिन एक नोट नहीं बल्कि कई नोट हैं और वो एक साथ बांधे गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं नोटों का बंडल। तो बंडल भी समूहवाचक संज्ञा है। इसी तरह से यहाँ देखिए लकड़ियों का गट्ठर है, तो लकड़ियाँ अलग अलग नहीं है, एक साथ जो है रस्सी से बांधी हुई हैं, तो यह लकड़ियों का समूह है, उसका गट्ठर है, इसलिए यह समूहवाचक है। इसे समुदायवाचक भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए चाबियों का गुच्छा है, यह एक चाबी नहीं बल्कि कई चाबियां हैं, इसलिए जब कई चाबियां एक साथ होती हैं तो उन्हें चाबियों का गुच्छा कहा जाता है। तो ये समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, जिनमें कई लोग सम्मिलित होते हैं, कई चीज़ें एक साथ होती हैं, तो उसका जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोग कह दें, मेला कह दें, तो ये सारा जो है सारे शब्द समूहवाचक संज्ञाओं में गिने जाते हैं। अब हम देखें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो भाव दर्शाते हैं। कैसे भाव? देखिए जो हमारे गुण, हमारी दशा, हमारा स्वभाव, कार्य, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, इस लड़की के चेहरे पर हंसी के भाव है, यह हंस रही है, तो इसके चेहरे को देखकर पता चल रहा है कि यह बहुत खुश है और इसके चेहरे पर हंसी के भाव है। तो इसके हंसने के भाव को हंसी का भाव कहा जाता है। तो यह भी
भाववाचक संज्ञा है। हंसना से हंसी बना है, हंसना क्रिया हो गई और हंसी भाववाचक संज्ञा हो गई। अब इस चित्र को देखते ही समझ में आ रहा है कि यह व्यक्ति बहुत ही गुस्से में है। तो कौन सा भाव है यहाँ पे? क्रोध का भाव। यानी हमारे हृदय के जो भाव हैं उनको भी कुछ न कुछ नाम दिया गया है। तो यहाँ पर क्रोध का भाव चेहरे से दिखाई दे रहा है, स्पष्ट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इस चित्र में इनके चेहरे को देखकर लग रहा है कि कुछ ऐसा इन्होंने देखा जिससे कि इन्हें आश्चर्य हो रहा है। तो चेहरे पर कौन सा भाव स्पष्ट हो रहा है? आश्चर्य का भाव। तो ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद इस चित्र से तो देखते ही पता चल रहा है कि यह प्रेम का भाव स्पष्ट कर रहा है। इसके बाद हमारे जीवन की अवस्थाओं के नाम भी दिए गए हैं। जैसे बचपन सबसे सुहाना होता है ना? तो बचपन नाम दिया गया है। जब हम छोटे रहते हैं तो वो हमारे जीवन की कौन सी अवस्था है? बचपन की अवस्था है। तो बचपन भी यह नाम दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यह बूढ़ा व्यक्ति है। तो जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी अवस्था क्या हो जाती है? उसके जीवन में बुढ़ापा आ जाता है। तो बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर इस चित्र को देखकर हमें क्या स्पष्ट हो रहा है? देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि यह व्यक्ति गिर गया है और यह व्यक्ति इसकी मदद कर रहा है, इसकी सहायता कर रहा है। तो यह सहायता भी, मदद करने का भाव, सहायता भी एक भाव है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञाएं जो हमारे हृदय के भाव को स्पष्ट करे, गुणों को स्पष्ट करे, दशा, स्वभाव, इन सब को स्पष्ट करे, वे होती हैं भाववाचक संज्ञाएं। तो अब हम एक बार संज्ञा के सभी भेद फिर से देख लेते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद जातिवाचक को भी 2 वर्गीकरण किया गया है। पहला है द्रव्यवाचक, दूसरा है समूहवाचक। तो फटाफट देख लेते हैं व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के बारे में बताता है। जैसे मोहन विशेष व्यक्ति, लड़के का नाम; गीता विशेष लड़की का नाम; गंगा एक नदी का नाम; भारत एक देश का नाम; हिमालय एक पर्वत का नाम; दिल्ली एक राज्य का नाम; हिंदी एक भाषा का नाम। तो विशेष भाषा, राज्य, व्यक्ति, पर्वत का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक में जो शब्द पूरी जाति का बोध कराए, किसी भी प्राणी, पदार्थ, समुदाय का, तो वह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, तो लड़का कोई भी हो सकता है; लड़की पूरी जाति; नदी कोई भी नदी हो सकती है; देश, पर्वत, राज्य, भाषा, यह किसी विशेष राज्य भाषा के बारे में नहीं है, यह पूरी किन्हीं भाषाओं के बारे में, कोई भी राज्य हो सकता है। तो ये है जातिवाचक संज्ञाएं जो कि पूरी जाति का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञाओं में गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द, जैसे सच्चाई, बुढ़ापा, विनम्रता, ये जो गुण हैं ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। हंसी, रुदन, क्रोध, लंबाई, ये सारे भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा जो कि द्रव्य, धातु, अधातु, पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द, जैसे सोना, लोहा, तेल, दही, हीरा, लकड़ी, ये सारे जो शब्द होते हैं ये सारी संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। और समूहवाचक संज्ञा जिसमें कि किसी समूह या समुदाय का बोध कराया जाए, जैसे सेना, गुच्छा, झुंड, मेला, परिवार, बंडल, तो ये हैं समूहवाचक संज्ञाएं।
तो आशा है कि आपको आज के वीडियो में संज्ञा के सभी भेद पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। मुख्य रूप से 3 भेद हैं और जातिवाचक के 2 और भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जब मुख्य रूप से कहा जाए तो 3 भेद बताना है और कहीं कहीं 5 भेद जब पूछा जाएगा तो पांचों अलग अलग बताया जाएगा, अन्यथा 3 ही भेद बताए जाएंगे। तो फिर मिलेंगे नए व्याकरण के विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।